आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आप लोगों ने सेट थियरी जो हम लोग कल भी मैंने थोड़ा बहुत सेट थियरी के बारे में बेसिक जो था वो करवाया था। आज भी मैं थोड़ा बहुत आपको डिफाइन डिफाइन नहीं कह सकते, थोड़ा बेसिक में आपको आइडिया दे देता हूँ, उसके ऊपर ही आज हमारा लेक्चर है। ओके। सेट थियरी में देखिए सब कुछ अभी लिखना जरूरी नहीं है, अभी हमारा लेक्चर चालू नहीं हो रहा है, जस्ट हम लोग थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। सेट थियरी में मान लीजिए एक सेट है ए एंड दूसरा सेट है हमारे पास बी। ओके, सो ए इज वन सेट एंड बी इज अनदर सेट। दो सेट है हमारे पास, तो दो सेट पे ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर हमारे पास नंबर है फॉर एन एग्जांपल 3 एंड 2, तो उस पे हम लोग प्लस लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, डिवीजन। तो दीज आर कॉल्ड द ऑपरेशन। तो अगर दो सेट है तो दो सेट पे कौन से दो ऑपरेशन होंगे? तो एक आपको पता होना चाहिए, द वन विल बी इंटरसेक्शन। एक हम लोग दो सेट पे क्या लगा सकते हैं? एक इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगा सकते हैं, जिसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और दूसरा जो हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो यूनियन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? ए यूनियन बी। तो ये दो ऑपरेशन हम लोग सेट थियरी पे लगाते हैं। ओके। अब क्या होता है इंटरसेक्शन? तो इंटरसेक्शन मींस द कॉमन एलिमेंट। जैसे कि ए अगर मैं बात करूं, ए मेरे पास है 1 2 3 4 5। ओके, एंड बी मेरे पास है फॉर एन एग्जांपल 3 एंड 5। तो व्हाट विल बी द ए इंटरसेक्शन बी? एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3 and 5. ओके 3 एंड 5। मतलब क्या? कॉमन एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे। ओके, इंटरसेक्शन का मतलब क्या? कॉमन एलिमेंट इसमें आएंगे। सो इट विल बी 3 एंड 5। एंड व्हाट विल बी ए यूनियन बी? 1 2 3 4 5। सो इट इज So 1 3 2 4. 3 4 5। मतलब यहाँ पे हम लोग सारे एलिमेंट ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक इसी पे डिपेंड है। आज का टॉपिक में हम लोग जो करने वाले हैं, हालांकि हम लोग सेट थियरी नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे डिपेंड है। ओके, तो अब आप लोग हेडिंग दे दो। ये तो सब बेसिक था, इसलिए इतना ज्यादा ये जरूरी नहीं है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, गिव द हेडिंग नाउ, इंटरसेक्शन। ये पहला हम लोग टॉपिक ले रहे हैं। दो टॉपिक पे हमको अटैक करना है, दो टॉपिक की थियरी थियरम हम लोग करने वाले हैं आज। थियरी के साथ साथ थियरम भी आने वाले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट थियरम है। सो इट इज इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। इंटरसेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। ओके, और इसका जो थियरम हम लोग प्रूव करने वाले हैं, थियरम के अंदर ही थियरी आ जाएगी, डोंट वरी। सो थियरम ये बोलता है, लिखते रहिए, प्रूव दैट the intersection of two vector spaces are vector space या is also vector space, जो भी आपको बोलना है। ओके, यानी दो वेक्टर स्पेस हमारे पास है, दो वेक्टर स्पेस का इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए? एक वेक्टर स्पेस आपको मिलना चाहिए। ये इसका थियरी है। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर स्पेसेस इज आल्सो अ वेक्टर स्पेसेस दैट वी वांट टू प्रूव। ओके, और इसके लिए एक यहाँ पे थोड़ा हम लोग ऐड कर देते हैं। आप लोगों ने लिखा है प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर, लिखा हुआ है ना। वेक्टर स्पेसिस मत कीजिए, वेक्टर सब स्पेसिस कर दीजिए, वेक्टर सब स्पेसिस कर दीजिए, जो हम लोगों ने थियरी ऑलरेडी पढ़ ली है। ओके, सो वेक्टर सबस्पेस भी क्या है? एक तरह का वेक्टर स्पेस ही है, वो हम लोगों ने कल सब बात की हुई है। ओके, वेक्टर सबस्पेस भी क्या है? एक तरह का वेक्टर स्पेस ही है। ओके, तो ये आपको भूलना नहीं है। चलिए प्रूफ यहाँ पे चालू करते हैं, समझते जाएंगे, लिखते जाएंगे। प्रूफ पार्ट लिखिए। हम लोग दो वेक्टर सबस्पेस ले लेते हैं। कौन से दो वेक्टर सबस्पेस ले लेंगे? सो लेट W1 and W2 and W2 are the vector subspaces of the vector space V of F. Okay, let W1 and W2 are the subspaces, are the two vector subspaces of vector space V of F. यानी हम लोगों ने क्या किया?
ये जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है V ऑफ F, उसमें से दो हम लोग सबस्पेस ले रहे हैं, उसके सबसेट ले रहे हैं, जो खुद एक वेक्टर स्पेस है, जो हम लोगों ने कल सबस्पेस की बात की, डिफाइन की सब बात कर ली हुई है हम लोगों ने। तो वो कौन सा दो हम लोगों ने सबस्पेस लिया, W1 एंड W2। ओके, अब यहाँ पे आगे लिखिए नाउ W1 and W2, now W1 and W2 are subspaces. W1 and W2 are subspaces. So ये खुद एक सबस्पेस है, तो क्या होगा, सो जीरो वेक्टर जिसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 0 bar. गुड, जीरो वेक्टर दैट इज 0 बार, दैट बिलोंग्स टू व्हाट, W1। वो W1 में भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने बताया हुआ था कि सबस्पेस में जीरो वेक्टर तो आएगा ही। सो जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड जीरो वेक्टर ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट, W2। तो जीरो वेक्टर है वो W1 में भी आएगा एंड जीरो वेक्टर जो है W2 में भी आएगा। ओके, इसका मतलब ये हो गया दैट इम्प्लाइज जीरो वेक्टर W1 में भी है और W2 में भी है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा। जीरो वेक्टर Yes. बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अब ये बताने का मतलब क्या है, ये चीज हम लोग यहाँ पे लेके आए, तो ये बताने का मतलब क्या है, जब आप इंटरसेक्शन को प्रूव कर रहे हो ना, तो सबसे पहले बताना पड़ेगा जो चीज की आप बात कर रहे हो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। एम्प्टी होगा तो कुछ मतलब का नहीं है ना, खाली चीज की बात तो हम लोग करेंगे नहीं। ओके, तो ये पॉइंट बता के, दिस पॉइंट से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 में हमको पता नहीं है कि कितने एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट तो है ही। वो कौन सा एलिमेंट है, 0 बार, तो उसमें आने ही वाला है। इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। तो ये पहली कंडीशन आपको प्रूव कर लेनी है। जब भी आप कोई सेट को प्रूव कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको नॉन एम्प्टी बताना जरूरी है, तभी जाके उसके एलिमेंट से आप निकाल सकोगे, कुछ एलिमेंट्स पे उसकी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर पाओगे। समझ में आ रहा है आपको? अब मान लीजिए W1 इंटरसेक्शन W2 अगर खाली होगा, एम्प्टी होगा, अगर वो एम्प्टी है तो मैं उसके अंदर से कौन सा एलिमेंट लेके प्रूव करूंगा, क्योंकि सबस्पेस पे तो हम लोगों को प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी, और प्रॉपर्टीज लगाने के लिए उसके अंदर से हमको एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये बताना है कि वो नॉन एम्प्टी है, और ये बता के मैंने इसको नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2, ये दोनों का इंटरसेक्शन इज अ नॉन एम्प्टी। ओके, इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट यू कैन राइट, लेकिन खाली इतना लिखोगे तो भी चलेगा, इज अ नॉन एम्प्टी, यानी ये एम्प्टी नहीं है। ओके, नाउ यहां तक ये नॉन एम्प्टी प्रूव हो गया। देखिए इसको इस तरह से याद रखना है, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये आपने फर्स्ट पार्ट किया। नाउ अब हम लोग ले लेते हैं लेट। अब देखिए ये क्या है, सबस्पेस है, इट इज अ सबस्पेस का कल प्रॉपर्टी आपको पता है, क्या थी प्रॉपर्टी, व्हेन कैन यू प्रूव W इज अ सबस्पेस? यस, जब वो सारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। एक कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने कल कंडीशन बता दी थी उसके लिए, सारी प्रॉपर्टी में A alpha plus B beta. यस A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, ये हम लोगों ने कल बताया था। ये एक थियरम हम लोगों ने प्रूव किया था। सारी कंडीशन हमको नहीं, जस्ट वी वांट टू रिमाइंड ओनली वन कंडीशन, दैट इज A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, देन वी कैन से इट इज अ सबस्पेस। डायरेक्टली हम लोग क्या कह सकते थे, ये सबस्पेस है। तो ये याद है सबको, पता चल गया सबको? Yes sir. ओके, तो हमको ये यहाँ पे ऐसा ही कुछ करना है। तो अब हम W1 सेक्शन W2 में से मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। मैंने अल्फा बीटा कहाँ पे लिया हुआ है, W1 इनके इंटरसेक्शन, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है। अब ये नॉन एम्प्टी है तो मैं उसमें से दो एलिमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा अगर वो इनके इंटरसेक्शन में है, if it is in the intersection part, so we can say that alpha beta consist in W1 and alpha beta also consist in W2। वो W1 में भी होगा और W2 में भी होगा, तभी जाके उसके इंटरसेक्शन में मेरे को मिल पाएगा। लिख लीजिए, बाद में मैं रब ऑफ करता हूँ ये।
Done, sir. एक मिनट। तो मैं रब कर रहा हूँ ये पार्ट। चलिए, अब हम लोगों ने पहला क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1, तो उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। नाउ लिखिए इसमें, नाउ फॉर एनी A, B belongs to the field. Now for any A, B belongs to the field and alpha, beta belongs to W1. A, B belongs to the field and alpha, beta belongs to W1. We have, क्योंकि ये सबस्पेस है, W1 क्या है, सबस्पेस है, तो प्रॉपर्टी क्या प्रूव होगी, that A into alpha plus B into beta belongs to W1. ये जो चीज है वो कहाँ पे आ जाएगी, W1 में आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये सबस्पेस है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देते हैं, लेट इट बी इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली, उसी तरह से सिमिलरली, ओके, आपने क्या बोला कि हम लोग अल्फा बीटा जो है W2 में भी लेके चल रहे हैं। ओके, अल्फा बीटा हम लोगों ने कहाँ पे ले लिया, W2 में भी ले लिया, और हम लोग A, B जो है वो फील्ड में से सिलेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एज इट इज अ सबस्पेस, A into alpha, B into beta also belongs to what? It also belongs to W2। ये हमको मिल जाएगा, समझ में आया, W1 में भी होगा एंड W2 में भी होगा। क्लियर यहाँ पे? ओके, यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हो, एज W1 एंड W2 आर द सबस्पेसेस, क्योंकि वो सबस्पेस है तो हम लोग ऐसा बता सकते हैं। ओके, तो ये दोनों में हम लोगों ने देख लिया कि वन इक्वेशन किस तरह से बनेगी, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W2। ओके, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए 1 एंड 2 देखिए आप खास, 1 एंड 2 क्या बता रहे हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा, मतलब ये एक एलिमेंट ही हो गया, इस तरह से इसको सपोज करो, क्या है, ए अल्फा प्लस बी बीटा एक एलिमेंट हो गया, ये W1 में भी है और ये जो एलिमेंट है वो W2 में भी है, इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में भी वो पाया जाएगा। So A alpha plus B beta also consist in what? Also consist in W1 intersection W2. Yes or no? Okay. तो ये उसके इंटरसेक्शन में भी पाया जाएगा, और ये कंडीशन जो है A alpha plus B beta belongs to W1 intersection W2, ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? इट इज अ कंडीशन ऑफ सबस्पेस। ये कंडीशन किसकी है, सबस्पेस की है कि नहीं? ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू सम सेट, तो वो चीज, वो जो सेट है वो कौन सा सेट हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कल हम लोगों ने किया था, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू जो भी सेट होगा वो क्या बन जाएगा, सबस्पेस या वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन से हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, हेंस इट इज दैट W1 intersection W2 is also a vector space। वो भी क्या बन जाएगा, वो भी खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ओके, सो W1 intersection W2 is also a vector space। पता चला, दो अलग अलग वेक्टर सबस्पेस लिए थे, उनका इंटरसेक्शन करवाया, उनके इंटरसेक्शन से हमको क्या मिला, एक और वेक्टर स्पेस मिला, वो हमको प्रूव करना था। अब देखिए स्टेप्स काफी इजी है, लेकिन स्टेप्स का लॉजिक आप देखिए, हम लोगों को स्टेप्स नहीं देखने, क्योंकि काफी बार क्या होता है पता है, इजी है इजी है इजी है करते करते हम लोग पीछे छोड़ देते हैं उसको। बट ये लॉजिक जो है वो बहुत ही हमको समझ के करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या किया था, कहाँ से चालू किया था हम लोगों ने क्या किया, पहले W1 इंटरसेक्शन W2 को नॉन एम्प्टी बताया, और नॉन एम्प्टी बताने के लिए पहले हम लोगों ने क्या कर दिया, जीरो वेक्टर उसमें प्रूव कर दिया। किस तरह से प्रूव किया कि भाई जीरो वेक्टर जो है वो W1 में भी होगा क्योंकि वो सबस्पेस है, और जीरो वेक्टर जो होगा वो W2 में भी होगा क्योंकि वो भी सबस्पेस है। जब वो दोनों में होगा तो बट ऑब्वियस उसके इंटरसेक्शन में भी हमको वो मिलेगा। सो उससे हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया
कि वो नॉन एम्प्टी है। ओके, अब वो नॉन एम्प्टी है तो उसके एलिमेंट्स, वो नॉन एम्प्टी है मतलब वो खाली नहीं है। जब वो खाली नहीं है तो उसके अंदर एलिमेंट्स हो गए। तो उसमें से मैंने दो एलिमेंट सिलेक्ट किए W1 इंटरसेक्शन W2 में से। कौन से दो एलिमेंट सिलेक्ट किए? अल्फा एंड बीटा। ओके, अब अल्फा एंड बीटा जब W1 और W2 के इंटरसेक्शन में है तो बट ऑब्वियस वो W1 के अंदर भी होंगे एंड W2 के अंदर भी होंगे। अच्छा, अब W1 क्या? तो आप बोलोगे सर वो तो वेक्टर सबस्पेस है। तो वेक्टर सबस्पेस है तो उसकी प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने कल देखी थी वो भी वो प्रूव करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी? तो देखिए इक्वेशन 1 वाली प्रॉपर्टी, कि अगर वो W1 के अंदर के एलिमेंट्स है तो उसके अंदर की क्या चीज प्रूव होगी कि A अल्फा और B बीटा उसके अंदर होंगे। ओके, उसी तरह से W2 भी एक वेक्टर सबस्पेस है तो A अल्फा प्लस B बीटा W2 में भी होंगे। अब ये दोनों में आ रहे हैं मतलब उसके इंटरसेक्शन में भी हो जाएंगे, और अगर उसके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं तो ये खुद वेक्टर सबस्पेस हो जाएगा। क्लियर है ना सबने? Yes, sir. नेक्स्ट, यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस। यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस, इसके लिए स्टेटमेंट लिखी है थियरम है, इफ W1 and W2, if W1 and W2 are two subspace, prove that W1 and W2 is a vector subspace। ये भी एक सबस्पेस होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे IFF, इसका मतलब क्या? IFF हेलो, हाँ, यस, इफ एंड ओनली इफ होता है सर। हाँ, IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। सो इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ओके, इसको हम लोग जनरली इफ एंड ओनली इफ को डबल इंप्लाइज भी लिखते हैं। ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में इफ एंड ओनली इफ को क्या बोलेंगे हम लोग? डबल इंप्लाइज। डबल इंप्लाइज मतलब क्या? दोनों तरह से सही होना चाहिए, दोनों तरह से प्रूव होना चाहिए। ओके, सो इफ एंड ओनली इफ W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1। ओके, यहाँ पे सबसेट नहीं आ रहा है, यहाँ पे सबसेट एंड इक्वल टू, यानी अक्खा का अक्खा W1 उसके अंदर होना चाहिए, और अगर या फिर ये कंडीशन ना हो तो W2 जो है वो अक्खा का अक्खा W1 के अंदर होना चाहिए। ओके, देखिए क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि हम लोगों ने अभी इंटरसेक्शन के लिए तो प्रूव किया कि दो वेक्टर सबस्पेस है, उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा? वो भी वेक्टर सबस्पेस होगा। लेकिन यूनियन के लिए वो सही नहीं होता है। यूनियन के लिए वो कब सही होता है? यूनियन के लिए वो तभी सही होगा जब W1 जो है वो अक्खा W2 के अंदर बने, या W2 जो स्पेस है वो W1 के अंदर बने। वेन डायग्राम में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो जो अभी हम लोगों ने पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखा उसमें वेन डायग्राम कैसा बनेगा? देखिए कि मान लीजिए W1 ये है, ये वेक्टर स्पेस है, और W2 ये वेक्टर स्पेस है। सो दिस इज W1 एंड W2। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ना वो भी क्या होगा? वो भी एक वेक्टर स्पेस होगा। ये हम लोगों ने प्रूव किया। और अब जो हम लोग यूनियन के लिए प्रूव करना चाहते हैं ना, वो यूनियन के लिए क्या प्रूव करना चाहते हैं कि W1 और W2 का जो यूनियन है वो तभी वेक्टर स्पेस होगा जब एक दूसरे के अंदर हो। मतलब क्या है कि देखिए ये मान लीजिए कि W1 वेक्टर स्पेस हुआ और W2 अगर इसके अंदर बनेगा तो ही दोनों का यूनियन, अब दोनों का यूनियन यानी क्या हो जाएगा? अक्खा W1 ही आ जाएगा। समझो लॉजिक ये, W1 यूनियन W2 जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये कंडीशन क्या होगी? सॉरी, हम लोग ये कंडीशन पे पहले बात करें, आई एम सॉरी, ये कंडीशन पे पहले बात करें। W2 इज कंटेन इन W1, यानी W2 जो है वो W1 के अंदर बन रहा है। ठीक है, W2 जो है वो W1 के अंदर बन रहा है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा? दोनों का यूनियन बुरा वाला सेट होगा, W1। उसी तरह से अगर उल्टा ये वाली कंडीशन की बात करें, ये वाली कंडीशन में क्या दिया हुआ है
कि W2 बड़ा सेट है और उसके अंदर क्या बन रहा है, W1 बन रहा है, तो दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, तो दोनों का यूनियन हो जाएगा W2। ओके, अब W1 तो खुद क्या है, वेक्टर सबस्पेस है, तो दोनों का यूनियन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर सब, क्योंकि वही आंसर आएगा ना, W1 ही आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? और अगर इसमें बात करें तो W2 आंसर आएगा, तो वो भी वेक्टर स्पेस हो जाएगा। ओके, स्टेटमेंट लिख लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों को है ना डबल इंप्लाइज दिया हुआ है, इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है। अब इफ एंड ओनली इफ में क्या करना है, हमको पहले इंप्लाइज वाला पार्ट प्रूव करना है एंड देन रिवर्स इंप्लाइज पे आना है। ओके, पहले हम लोग इंप्लाइज वाले पार्ट पे जाएंगे एंड देन हम लोग रिवर्स इंप्लाइज पे आएंगे। तो सबसे पहले लिखिए इंप्लाइज पार्ट। ओके, दिस इंप्लाइज पार्ट, इंप्लाइज पार्ट को हम लोग प्रूव करेंगे। तो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ इंप्लाइज पार्ट। इंप्लाइज पार्ट पे हम लोग आते हैं पहले। ओके, लेट, इसमें लिखेंगे हम लोग लेट W1 is a subset of W2, W1 is contained in W2 और W2 is contained in W1। खाली अगर मैं ये C सिंबल करता ना, इसका मतलब सबसेट होता। C के साथ ये इक्वल टू कर रहा हूं, इसका मतलब वो कंटेन्ड बोलेंगे हम लोग। W1 is whole and sole contained in W2 and W2 is whole and sole contained in W1। ओके, क्लियर? यहां पे लिखिए now if W1 is in W2, W1 is in W2, यानी W1 जो है वो सारा का सारा कहां पे है, W2 में है, then what you can say, हम लोगों को यूनियन की बात करनी है। बोलो इसका आंसर क्या होगा? W2. गुड, क्योंकि W2 बड़ा बन रहा है, सो W1 यूनियन W2 इज इक्वल्स टू W2। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ऑल्सो, अब ये वाले पार्ट की बात करते हैं। ऑल्सो इफ W2 is contained in W1, then what can you say about W1 union W2? W2. W1. 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 So let it be equation number 2. In both the cases of equation 1 and equation 2, देखो W1 यूनियन W2, इसमें इसका आंसर क्या आया, W2। अब क्या W2 सबस्पेस है या नहीं है, तो वो तो गिवन पार्ट में ही लेके चले थे हम लोग के W1 एंड W2 आर द सबस्पेसेस, तो इसका यूनियन का आंसर भी क्या आ जाएगा, सबस्पेस आएगा। और इसमें भी क्या लेके चले थे, W1 यूनियन W2, तो इसका आंसर भी क्या आया, W1। W1 खुद क्या है, एक सबस्पेस है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, दैट यूनियन उसका जो है वो सबस्पेस होगा। सो इन बोथ द केसेस ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, both are the subspaces as W2 and W1। इक्वेशन 1 में से हमको W2 मिला एंड इक्वेशन 2 में से हमको W1 मिला। इक्वेशन 1 में W2 मिला एंड इक्वेशन 2 में से W1 मिला, आर द सबस्पेसेस। क्योंकि वो सबस्पेसेस है इसलिए हमको यूनियन भी क्या मिला, सबस्पेस मिला। ओके, तो ये इंप्लाइज वाला पार्ट हमारा जो है वो प्रूव हो गया। लिख लिया? Yes, sir. नाउ रिवर्स इंप्लाइज वाले पार्ट पे हम लोग आ जाते हैं। सो नाउ वी गेट इनटू रिवर्स इंप्लाइज पार्ट। उल्टा आना है हमको। ओके, रिवर्स इंप्लाइज। सो हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि W1 यूनियन W2 अगर हम लोगों ने क्या प्रूव किया, हम लोगों ने ये प्रूव किया कि W1 अगर W2 में है और W2 अगर या फिर W2 अगर W1 में है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, एक सबस्पेस मिलेगा। अब हम लोग उल्टा प्रूव करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, पहले से हम लोग ले लेंगे कि W1 यूनियन W2, लेट W1 यूनियन W2 बी अ वेक्टर सबस्पेस। पहले से हम लोगों ने ले लिया हुआ है कि ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर सबस्पेस है। अच्छा, ये कब आपको प्रूव करना है, जब इफ एंड ओनली इफ दिया हो तभी इस तरह से आपको बताना है। इंप्लाइज पार्ट एंड रिवर्स इंप्लाइज पार्ट तभी करना है आपको। ओके, सो पहले से हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये एक वेक्टर सबस्पेस है एंड वी नीड टू शो या वी नीड टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट, उल्टा प्रूव करेंगे हम लोग। क्या प्रूव करना है हमको कि W1 जो है वो W2 के अंदर है या फिर
W2 जो है वो W1 के अंदर है, उल्टा जाना है अब हमको। पहले हम लोग ये लेके चले थे और W1 W2 को हम लोगों ने वेक्टर सबसे, अब हमको उल्टा करना है। ओके, सो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन सपोज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है? उल्टा सपोज करते हैं, ठीक है, और बताएंगे कि वो गलत आ रहा है। सो लेट अस सपोज हमको ये बताना है ना, वी नीड टू प्रूव दिस, ओके। सो हम लोग उल्टा सपोज करते हैं। लेट अस सपोज that W1 that wait a minute that W1 is not contained in W2. W1 is not contained in W2, यानी W1 जो है वो W2 के अंदर नहीं है। ओके, इट इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इन द W2 सेट। ओके, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या? सो देयर एग्जिस्ट एंड अल्फा, हमको एक ऐसा अल्फा मिलेगा जो कहां पे होगा? W1 में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देयर एग्जिस्ट एन अल्फा बिलोंग्स टू W1। इसका मतलब क्या हुआ? समझो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जब हम लोग बोल रहे हैं कि W1 W2 के अंदर नहीं है, ये W1 है, ये W2 के अंदर नहीं है, तो हमको एक ऐसा अल्फा W1 के अंदर मिलेगा जो W2 में ना आता हो। समझ में आ रहा है? एक ऐसा अल्फा W1 में मिलेगा, तभी जाके हम लोग कह सकते हैं ना। अगर समझो ये वेन डायग्राम समझो, ये मान लो आपका W2 है, ये आपका W1 है। ओके, तो जब हम लोग ऐसा बात करें कि W1, जब हम लोग ऐसी बात करें कि W1 इज इन W2, तो मतलब क्या हुआ? W1 के सारे एलिमेंट कहां पे आते होंगे? मतलब मान लो अल्फा में यहाँ पे लूं तो W1 के एलिमेंट कहां पे आते होंगे? होल एंड सोल W2 में ही आते होंगे। लेकिन जब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि W1 जो है वो W2 में नहीं आता है, तो मेरे को एक ऐसा अल्फा मिलना ही चाहिए, क्योंकि मैं ये प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि W1 है, मैं अभी लेके चल रहा हूं कि W2 में नहीं आता है। तो मेरे को एक ऐसा अल्फा मिल रहा है जो W1 में तो है लेकिन वो W2 में नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? तभी जाके हम लोग बोल पाएंगे कि इट इज नॉट कंटेंट इन इट, वो उसके अंदर अक्खा का अक्खा नहीं है। इंटरसेक्शन में होंगे सारे एलिमेंट, इंटरसेक्शन में शायद बाकी के एलिमेंट होंगे, लेकिन एक ऐसा अल्फा मिलेगा जो W1 में होगा लेकिन W2 में नहीं होगा। मतलब ये फिगर ना होते हुए हमको फिगर कौन सी मिलेगी पता है? ये फिगर ना होते हुए हमको फिगर ऐसी मिलेगी, जहां पे W1 ऐसा है, W1 ऐसा है एंड W2 ऐसा है। जस्ट एक ग्रिप मेरी छूट गई है। W1 W2 इस तरह से है, लेकिन W1 में एक ऐसा अल्फा मिल रहा है जो W2 के अंदर नहीं है, इंटरसेक्शन पार्ट में नहीं है और W2 के अंदर नहीं है। तो ये W1 क्या हो जाएगा? अलग आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। इट इज नॉट कंटेन इन दैट सेट। समझ में आ गया सबको? क्लियर? यस और नो? Yes. Okay, so W1 is not contained in W2, so we are getting an alpha which is in W1 and which is not in W2, let it be equation number 1, ये equation 1 में ले लेते हैं। एंड उसी तरह से सिमिलरली देखिए, ये पहले वाला सपोज हम लोगों का था W1 is contained in W2। अब इसकी बात करें, जब हम लोग इसकी बात करेंगे इसका मतलब क्या? जब हम लोग लेके चल रहे हैं W2 is not contained in W1, हम लोगों को उल्टा प्रूव करना है, हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हैं। ओके, सो व्हेन वी आर टेकिंग W2 is not in W1, so there exists एक ऐसा मेरे को बीटा मिलेगा जो कहां पे होगा? जो W2 में होगा, लेकिन वो बीटा जो है वो W1 में नहीं होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे ये हमारा W1 बनेगा एंड W2 बनेगा। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ना, उसमें बहुत सब एलिमेंट हो गए, लेकिन बीटा जो होगा वो W2 में होगा लेकिन W1 में नहीं होगा। मतलब ये वाला जो सेट है वो उसके अंदर नहीं बन रहा है। ओके, क्योंकि अंदर बनेगा तो सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो वाला पार्ट नहीं बनेगा। ये लिख लिया एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं हम लोग। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो,
मान लो कि अल्फा जो है वो W1 में है और W2 में नहीं है, मान लिया कि बीटा जो है वो W2 में है और W1 में नहीं है, लेकिन हमारे दोनों जो अल्फा बीटा जो है वो W1 यूनियन W2 में तो हो गई, यूनियन में तो आएगी, समझ में आ रहा है, दोनों की यूनियन में तो आएगी, एक में है दूसरे में नहीं है, दूसरा एक में है दूसरे में नहीं है, लेकिन दोनों के यूनियन में तो दोनों हो गए, समझ में आ रहा है सबको, दोनों के यूनियन में तो अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। अच्छा आप लोग देखिए W1 यूनियन W2 आप लोग क्या लेके चले हो, अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट किया ना ये, उसमें देखो W1 यूनियन W2 क्या है, व्हाट इज W1 यूनियन W2, स्टार्टिंग का ही पार्ट देखिए, स्टार्टिंग का रिवर्स इंप्लाइज जहां से चालू किया वहां से देखिए, रिवर्स इंप्लाइज जहां से चालू किया ना वहां पे देखिए, वेक्टर सबस्पेस। हाँ यानी W1 यूनियन वेक्टर सबस्पेस है, गुड, W1 यूनियन W2 वेक्टर सबस्पेस है। वेक्टर सबस्पेस की प्रॉपर्टी जब हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, ओके, क्या इंप्लाइज करेगा कि A अल्फा प्लस B बीटा इज बिलोंग्स टू व्हाट, W1 यूनियन W2, करेगा कि नहीं, एज वी कैन से दैट कि W1 यूनियन W2 क्या है, इज अ वेक्टर सबस्पेस, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा कि नहीं लिख सकते, Yes, sir. यस सर। इतना लिख लीजिए। Done, sir. डन सर। ओके अब देखिए मैं यहाँ पे ए और बी तो क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स है, फील्ड के एलिमेंट्स में a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1 रख देता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा कहां पे मिल जाएगी मेरे को, सो अल्फा प्लस बीटा विल बी इन W1 यूनियन W2, ये ऐसा हो जाएगा प्रूफ, 1 1 रख दिया, मतलब ये मैं कौन सी प्रॉपर्टी ले आया, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यहाँ पे प्रूव हो गई कि अगर वेक्टर सबस्पेस है तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा किसके अंदर नहीं है, अल्फा किसके अंदर नहीं है, W2 2 में किसके अंदर है, W1. W1 W1 में है, ओके, तो ये चीज याद रखना। अब देखिए मैं यहाँ पे दो ग्रुप पार देता हूँ, दो ग्रुप में कर देता हूँ इसको, जब मैं लिख रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2, तो मैं क्या लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2 लिख सकते हैं हम लोग, या फिर W1 में दोनों चीज का दोनों का एडिशन यूनियन में आ रहा है, इसका मतलब क्या कि दोनों का एडिशन W1 में होगा या फिर दोनों का एडिशन W2 में होगा, तभी जाके वो यूनियन में आ पाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे, यस, अब देखिए यहाँ पे अल्फा जो है वो कहाँ पे नहीं है, W2 में नहीं है, लेकिन वो W1 में तो है, ठीक है, तो अब देखिए ये बिलोंग्स टू W1 का यूज करते हैं हम लोग, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W1, ये लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, देखिए यहाँ पे रीजन में क्या दे रहा हूं समझिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस ऑफ माइनस अल्फा क्यों दिया, देखिए अल्फा कहां पे है, अल्फा W1 में है, अल्फा कहां पे है, W1 में है, इसका मतलब क्या, W1 वेक्टर स्पेस है, और अगर वो वेक्टर स्पेस है उसका मतलब क्या हुआ कि इनवर्स उसके अंदर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। तो यहाँ पे मैं माइनस अल्फा लिखूंगा तो इस चीज को कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इस चीज का कोई कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, तो माइनस अल्फा भी कहाँ पे होगा, W1 में होगा, एंड देन मैंने उसको एडिशन में डाल दिया, तो अब देखिए हमको क्या मिलता है, देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे मैं ये थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि हमको थोड़ी स्पेस मिल सके, फटाफट देखिएगा, हमारे पास थोड़ा कम टाइम है, ओके, इक्वेशन 1 रब ऑफ, ओके, देखिए तो मैंने क्या कर दिया हुआ है, मैंने जो है वो माइनस अल्फा भी ऐड कर दिया हुआ, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगी, इनवर्स आया, इनवर्स का एलिमेंट मैंने क्लोजर में डाल दिया, तो अब मेरे को क्या मिलेगा, प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को बीटा कहां पे मिल जाएगा, W1. बीटा कहां पे मिल जाएगा, W1, लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन नंबर 2 जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा रब हो गया, कंडीशन नंबर 2 में आपने क्या दिया हुआ है, देखिए बीटा इज इन W2 बट बीटा इज नॉट इन W1, है कि नहीं, देखिए आपने लिखा हुआ कंडीशन,
बीटा कंटेन इन W2 बट बीटा डज नॉट कंटेन इन W1, तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, है कि नहीं? यस और नो? ओके, Yes. Yes, sir. यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे दूसरा कंडीशन, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। अब देखिए बीटा जो है वो कहाँ पे है, बीटा जो है वो कहाँ पे है, बताइए मेरे को। W2. W2. W2 में है बीटा, तो उसका इनवर्स भी W2 में होना चाहिए, तो उसका इनवर्स भी W2 में होना Yes, sir. चाहिए। मैं उसके इनवर्स को ऐड कर देता हूं और मैं बोल देता हूं कि ये भी W2 में होगा और होगा ही। अब बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा कहाँ पे मिलेगा, W2 में मिलेगा। W2. कंडीशन नंबर 1 चेक कीजिए, कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, अल्फा W2 में होना चाहिए, Not equal to. नॉट No, No, sir. not equal. W1 में. Not belongs to. तो अल्फा W, आपने कंडीशन नंबर 1 जो देखी उसमें अल्फा जो है वो W2 में नहीं होना चाहिए। कंडीशन 2 के हिसाब से बीटा जो है वो W1 में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन। लिख लीजिए फटाफट, हमारे पास 1 मिनट से कम टाइम बचा हुआ है। हियर इज कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, and therefore W1 union W2 is a subspace, implies W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1, implies W1 is contained in W2 or W2